गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम हमारे कल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने इकाई योजना के बारे में अध्ययन किया था कि इकाई योजना किसे कहते हैं और इकाई योजना के प्रकार क्या हैं। हमने इस चीज को समझा था। आज हमारा टॉपिक थोड़ा छोटा ही है। हम आज इकाई योजना के सोपानों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इकाई योजना के सोपान क्या होते हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। क्योंकि किसी भी योजना को सही स्टेप से बनाया जाए तो उसकी सफलता सुनिश्चित होगी। और यदि स्टेप्स को या उसके सोपानों को अगर ध्यान में न रखें तो निश्चित है कि कोई भी योजना बनाते समय बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए, प्रभावी और उपयोगी योजना बनाने के लिए हमें सोपानों का पालन करना या ध्यान रखना अनिवार्य है। तो इकाई योजना के सोपानों की जहाँ तक बात आती है तो यहाँ पर हम रिस्क के अनुसार जो उन्होंने इकाई योजना के सोपान बताए थे, हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे कि उन्होंने किस तरह से इकाई योजना के सोपानों को निर्धारित किया था। तो उन्होंने सबसे पहला सोपान बताया इकाई योजना के सोपान। ठीक है, सबसे पहला जो सोपान है वह सामान्य उद्देश्यों का चयन। सामान्य उद्देश्यों का चयन यानी कि यहाँ पर यह है कि सामान्य उद्देश्य कि हम किसी भी इकाई का चुनाव करते हैं तो हमें एक, क्योंकि सामान्य और विशिष्ट दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं, तो सामान्य उद्देश्यों का चयन होना चाहिए जिसमें कि उस विषय वस्तु के माध्यम से बालक में किस प्रकार के गुणों का विकास होगा, किस प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। क्योंकि हर विषय से बालक के गुणों में विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन आते हैं या गुणों का विकास होता है। जैसे इतिहास के हैं तो एक सामान्य सी बात करते हैं तो सामान्य अनुशासन की भावना है, वो स्व अनुशासन की भावना का विकास होता है, देशभक्ति की भावना का विकास होता है, सामाजिक सरोकार की भावनाओं का विकास होता है। इस तरह से एक तरह से कहा जाए कि जो एक सामान्य विषय के माध्यम से बालक में किन गुणों का विकास किया जा सकता है या उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसे सामान्य उद्देश्यों का चयन किया जाता है। उसके बाद में आता है इकाई खंडों का चयन। इकाई खंडों का चयन। ठीक है ना, यहाँ इकाई खंडों के चयन के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आती है वो हम प्रकरण, इकाई के कौन कौन से खंड, प्रकरण कौन कौन से, हम खंड के प्रकरण भी कह सकते हैं कि कौन कौन से प्रकरणों का हम उसमें चुनाव करेंगे। यानी कि हमारी एक इकाई है, उस इकाई के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं उनका हम निर्धारण करते हैं या चयन करते हैं, उसको सुनिश्चित करें। उसके बाद तीसरी बात जो आती है यहाँ पर वह आती है हमारी इकाई खंडों का विकास। इकाई खंडों का विकास यानी कि इन इकाई खंडों का विकास कैसे किया जाएगा उसको तीन बातों से हम समझ सकते हैं। रिस्क ने जो बताया वो तीन बातों के आधार पर बताया कि किस तरह से हम इन इकाई खंडों का विकास कर सकते हैं। तो पहला है विशिष्ट उद्देश्यों का चयन। विशिष्ट उद्देश्य। दूसरी चीज है प्रत्येक खंड के क्षेत्र का निर्धारण, क्षेत्र निर्धारण। ठीक है, और तीसरी बात यहाँ पर है उपयुक्त छात्र क्रियाओं का चयन। उपयुक्त छात्र क्रियाओं का चयन। ठीक है ना, यानी कि इकाइयों के खंडों के विकास की जब बात आती है कि उनका विकास किस तरह से किया जाए तो उसमें इकाइयों के खंडों के विकास को तीन प्रकार से बताया गया है।
विशिष्ट उद्देश्यों का चयन, क्योंकि सामान्य उद्देश्यों का चयन हम यहाँ पर सबसे पहले कर चुके हैं, क्योंकि वह विषय संबंधी उद्देश्यों का निर्धारण होता है। यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण यानी कि जो प्रकरण हमने लिया है, जो यहाँ पर हमने प्रकरण चुने हैं, एक इकाई में अमूमन हम लोग 4 से 6 प्रकरण के बीच की को उपयुक्त मानते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जितने हमने प्रकरण चयन किए हैं उनमें से एक एक प्रकरण के अनुकूल उसके विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित होते हैं, क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य उस प्रकरण विशेष के अनुसार बालक में किन गुणों का या किस तरह के व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए उसको दृष्टिकोण रखते हुए निर्धारित किया जाता है। उसके बाद में क्षेत्र का निर्धारण कि कौन कौन सी उसका क्षेत्र है, कितनी विषय वस्तु, कैसे उसको सुव्यवस्थित ढंग से किया जाएगा, क्योंकि वह उस प्रकरण से संबंधित ही होगी और उसमें जिस उद्देश्यों को लेकर चले उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति से संबंधित जितनी भी विषय वस्तु है उसको सुसंगठित किया जाएगा। उसके बाद में उपयुक्त छात्र क्रियाओं का चयन, यहाँ पर जो इसके अगला जो विकास का चरण है वो होगा छात्र क्रियाओं का, क्योंकि छात्रों को सक्रिय रखना अनिवार्य होता है। छात्र कौन कौन सी क्रियाएं करेंगे उन समस्त क्रियाओं का यहाँ पर पूर्व में निर्धारण किया जाता है, जिससे कि एक अध्यापक जब कक्ष में जाता है तो उसे किसी भी दुविधा का सामना न करना पड़े, बल्कि उसे पहले से तैयारी होती है जिससे कि वह क्रमबद्ध रूप से शिक्षण कार्य को सुचारू रखता है। अन्यथा बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं, इसीलिए इन बाधाओं से बचने के लिए अनिवार्य है कि क्रमबद्ध शिक्षण के लिए एक पूर्व योजना को निर्धारण करें, जिसमें कि इकाई का विकास को ध्यान में रखते हुए छात्रों की क्रियाओं को भी पूर्व में ही निर्धारित कर लेना चाहिए, जिससे कि कक्षा में एक सजीव वातावरण का निर्माण हो सके। अगली बात इसके अंतर्गत है जो चौथा अगला जिसका उद्देश्य जो सोपान है वह है इकाइयों के व्यक्तिगत भिन्नताओं की व्यवस्था। इकाई में व्यक्तिगत भिन्नता की व्यवस्था, यानी कि इकाई के अंदर व्यक्तिगत भिन्नता की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि एक कक्षा के अंदर विभिन्न भिन्नताओं के बालक बैठे होते हैं। हर बालक की अपनी योग्यता, क्षमताएं, रुचि होती है, उसी के आधार पर हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो ऐसे में योजना का निर्माण इस तरह से किया जाए जिसके माध्यम से हर बालक की रुचि, योग्यता, क्षमताओं के अनुसार सीखने के हर अवसर, संसाधन या क्रियाएं उपलब्ध हों, जिससे कि बालक उनमें रुचि लेकर और अपने अधिगम की प्रक्रिया को निरंतर जारी रख सके, यानी कि वह सीख सके। इसीलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी यहाँ पर ध्यान रखना अनिवार्य है। उसके बाद आता है प्रगति का मूल्यांकन। प्रगति का मूल्यांकन, ठीक है ना। एक बालक की कितनी प्रगति हुई है, कक्षा में जितने बालक हैं हर बालक की कितना सीखा है, कितने उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, इन सबको जानने के लिए अनिवार्य है कि मूल्यांकन की व्यवस्था हो। तो इकाई योजना के अंतर्गत जो अगला सोपान है वह मूल्यांकन का है कि मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण किया जाए, यानी कि इसके अंतर्गत मूल्यांकन की जो व्यवस्था है वह चुनी जाती है, प्रश्न चुने जाते हैं, पद्धति चुनी जाती है और उसे किस तरह से कब कैसे मूल्यांकन किया जाएगा इसकी योजना को निर्धारित किया जाता है। और अंतिम बात आती है इसमें वह है संदर्भ पुस्तकों तथा शिक्षण सामग्री का चयन। संदर्भ पुस्तकों व शिक्षण सामग्री चयन, ठीक है ना। यहाँ जो अंतिम हमारा सोपान है वह है कि हम इकाई के अंतर्गत अब ये जो हमारी विषय वस्तु है कहाँ से किस किस से कलेक्ट की जाएगी, यानी कि संदर्भ पुस्तकों और शिक्षण सामग्री कौन कौन सी उपयोग में लाई जाएगी, इनका निर्धारण किया जाता है।
जिससे कि जब हम इकाई का विकास कर रहे होते हैं, प्रकरणों का, खंडों का विकास कर रहे होते हैं, उस समय हमें विषय वस्तु को ढूंढने के लिए इधर-उधर नहीं भागना पड़ता है, क्योंकि हम पूर्व में ही ये व्यवस्था कर चुके हैं कि कहाँ से हमको विषय वस्तु के हमारे उद्देश्य के दृष्टिकोण से, उद्देश्य के आधार पर विषय वस्तु, विषय सामग्री कहाँ से मिलेगी, कौन सी होगी और किस तरह से हम उनका उपयोग करेंगे, इसकी रूपरेखा पूर्व में ही निर्धारित कर ली जाती है। अर्थात कि हमारे कुल 6 सोपानों में पाठ इकाई योजना हमारी पूर्ण होती है। निर्माण किया जाता है, पहला सामान्य उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, दूसरे में इकाई का खंडों का विभाजन किया जाता है, तीसरे में इकाई खंडों का विकास किया जाता है, चौथे में व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुकूल योजना निर्मित की जाती है जिससे कि हर बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। पांचवे में प्रगति का मूल्यांकन हो सकता है, मूल्यांकन स्ट्रेटेजी जो है बताइए निर्धारित की जाती है। और छठे के अंतर्गत संदर्भ पुस्तकों के जो सूची है उसका निर्धारण चयन किया जाता है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी आधार पर आपको आज एक प्रश्न करना है कि इकाई योजना को स्पष्ट करते हुए उसके सोपानों को समझाएं। इकाई योजना क्या है? इस प्रश्न के साथ अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही घर से निकले, अन्यथा घर से ना निकले। घर से निकलना पड़ता है तो मुंह पर डबल मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।